गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करें पाकिस्तान और अफगान की। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में एक बार फिर सैन्य संघर्ष हुआ है। सोमवार देर रात कंधार प्रांत की सीमा पर तालिबान और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच भीषण गोलाबारी हुई है। अमू टीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ये झड़पें खुरवाग जिले के सरलाट इलाके और सोराबग जिले में हुई, जो दोनों पाकिस्तान की सीमा के पास है। हताहतों या क्षति के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों ने लड़ाई के दौरान हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। न तो तालिबान और न ही पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस घटना पर कोई टिप्पणी की है। यह झड़प शनिवार रात सीमावर्ती इलाकों में हुई इस तरह की दूसरी सैन्य झड़पों के बाद हुई है। तालिबान ने दावा किया कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं और उनके 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि इस लड़ाई में तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान सहित उसके सहयोगी समूहों के लगभग 200 लड़ाके मारे गए हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीमा पर हुई लड़ाई में 9 तालिबान सदस्य मारे गए। इससे पहले सूत्रों ने अमू को बताया था कि पाकिस्तानी ड्रोनों ने रविवार सुबह करीब 11 बजे कंधार के स्पिन बोल्डक जिले के कुछ हिस्सों पर बमबारी की। तालिबान और पाकिस्तानी अधिकारी ने इन हमलों के पीछे के मकसद या इससे हुई मौतों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान अफगान सीमा पर तालिबान के हमले के बाद इस्लामाबाद और काबुल के बीच कोई संबंध नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अभी गतिरोध बना हुआ है। आप कह सकते हैं कोई सक्रिय शत्रुता नहीं है, लेकिन माहौल शत्रुतापूर्ण है। आज की स्थिति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच शत्रुता किसी भी समय फिर से शुरू हो सकती है और उन्होंने कहा कि हम अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते। बातचीत की संभावना के बारे में पूछे जाने पर आसिफ ने कहा कि धमकियों के बीच बातचीत स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान बातचीत चाहता है और साथ ही पाकिस्तान को धमकी भी दे रहा है, तो उन्हें अपनी धमकियों पर अमल करना चाहिए और उसके बाद हम बातचीत करेंगे। ये बात करें हम चीन की। चीन ने ऐलान किया कि उसने दुनिया के पहले अल्ट्रा लो नॉइज 4 चैनलों वाले सिंगल फोटोन डिटेक्टर का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। फोटोन कैचर नामक ये उपकरण एक सिंगल फोटोन यानी ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई का पता लगा सकता है। इस खूबी के कारण ये उपकरण स्टेल्थ विमानों को पता लगाने और उस पर नजर रखने के लिए क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम रडार जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का एक प्रमुख कंपोनेंट बन गया है। फोटोन कैचर को अनहुई प्रांत स्थित क्वांटम इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने विकसित किया है। पिछले शुक्रवार को चीन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रकाशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली ने फोटोन कैचर के विकास की सूचना दी। अखबार के अनुसार चीन ने अपने बड़े पैमाने पर उत्पादन के माध्यम से क्वांटम सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य घटकों में आत्मनिर्भरता अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व हासिल कर लिया। जैसे कि नाम से पता चलता है, सिंगल फोटोन डिटेक्टर एक अति संवेदनशील उपकरण है जो एकल फोटोनों का पता लगाने में सक्षम है। जब इंसान किसी तस्वीर को देखता है तो एक साथ अनगिनत फोटोन उसकी आंखों में प्रवेश करते हैं। उनमें से केवल एक फोटोन को अलग करना आंधी के बीच गिरते रेत के एक कण की आवाज़ को पहचानने के समान बताया गया है। एकल फोटोन का पता लगाने की क्षमता का अर्थ है कि अत्यंत धीमी ऊर्जा संकेतों को भी पकड़ा जा सकता है, जिसे क्वांटम कम्युनिकेशन क्वांटम रडार तकनीकों को साकार करने के लिए मूलभूत माना जाता है। वर्तमान में अमेरिका F-22 जैसे पारंपरिक स्टेल्थ विमान रेडियो तरंगों को अवशोषित या विक्षेपित करने के लिए विशेष कोटिंग्स और एयरफ्रेम डिज़ाइन पर निर्भर करते हैं, जिससे वे पारंपरिक रडार के लिए अदृश्य हो जाते हैं। क्वांटम रडार अलग तरह से काम करता है। जब एक स्टेल्थ विमान क्वांटम रडार द्वारा उत्सर्जित फोटोन को रोकता है तो उन फोटोनों के मूल क्वांटम गुण बदल जाते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के नो क्लोनिंग थ्योरम के तहत विमान द्वारा उत्सर्जित झूठे संकेत भी मूल फोटोन की भौतिक विशेषताओं की नकल नहीं कर सकते। लक्ष्य से परावर्तित एकल फोटोनों की स्थिति का विश्लेषण करके क्वांटम रडार ऐसे धोखे को प्रभावी ढंग से पहचान सकता है। इसके अलावा क्वांटम रडार कम दक्षता वाले लक्ष्यों का पता लगाने में सुधार करता है, फिर भी यह अपेक्षाकृत कम बिजली की खपत करता है और इसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर तैनात किया जा सकता है। न्यूनतम ऊर्जा उत्सर्जित करने के कारण क्वांटम रडार का पता लगाना कठिन होता है और यह जटिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वातावरण में अधिक विश्वसनीयता और गोपनीयता प्रदान करता है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना का सबसे एडवांस फाइटर जेट राफेल है। यह 4++ जनरेशन का एक लड़ाकू विमान है जो कई तरह के उन्नत हथियारों और तकनीकों से लैस है। अगर भविष्य में चीन के खिलाफ युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत राफेल का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में चीन का क्वांटम रडार भारत के राफेल को झट से पहचान सकता है और उसकी सटीक सूचना चीनी एयर डिफेंस को दे सकता है। ऐसी स्थिति में भारतीय वायुसेना की परेशानी बढ़ सकती है। आइए हम बात करें ICBM की। फर्ज कीजिए दुश्मन देश परमाणु बम गिराने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागता हो और एक एयर डिफेंस सिस्टम उसे स्पेस में मारकर गिरा दे, यानी एक ऐसा सिस्टम जो शहरों और दुनिया को परमाणु हमले से बचा सके। अमेरिका और चीन के बीच एक ऐसा ही सिस्टम बनाने की रेस चल रही है। 1983 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव यानी SDI, जिसे स्टार वार्स कहा गया था,
नाटकीय अंदाज में इसकी घोषणा की थी। इसका मकसद अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (आईसीबीएम) को अंतरिक्ष में ही नष्ट करना ताकि अमेरिका पर परमाणु हमला रोका जा सके। उस समय उन्होंने ये घोषणा तत्कालीन सोवियत संघ को चुनौती देने के लिए की थी, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका ने इस कार्यक्रम को बंद कर दिया। उस घटना के अब 4 दशक बीतने के बाद अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसे एक प्रोग्राम की घोषणा की है, लेकिन इस बार दुश्मन सोवियत संघ नहीं बल्कि चीन है। मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम नाम से एक नया मिसाइल शील्ड कार्यक्रम शुरू की थी, जिसकी लागत लगभग $175 अरब है। इंडिया टुडे के एक लेख में सीनियर डिफेंस एनालिस्ट संदीप उन्नीनाथन ने लिखा है कि इस बार अंतरिम में आईसीबीएम को रोकने के लिए अमेरिका और चीन के बीच रेस चल रही है। संदीप ने लिखा है कि गोल्डन डोम का स्ट्रक्चर रोनाल्ड रीगन की एसडीआई जैसी ही है। इसमें स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर लगाए जाने की योजना है जो दुश्मन की मिसाइल को उसके प्रक्षेपण के कुछ सेकंड बाद ही निशाना बना सके। यह सिस्टम 2019-30 तक पूरी तरह संचालित होने की उम्मीद है। अमेरिका की डिफेंस कंपनियां लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, आरटीएक्स और नॉर्थरोप ग्रुमन इसके शुरुआती डिज़ाइन पर काम कर रही हैं। तो तक चीन ने दावा किया कि वह क्षेत्र में अमेरिका से आगे निकल चुका है। 3 सितंबर 2025 को द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित सैन्य परेड में चीन ने 6 प्रकार के इंटरसेप्टर मिसाइलें प्रदर्शित की और दावा किया उसने एक ग्लोबल डिफेंस सिस्टम का प्रोटोटाइप तैनात कर दिया है। चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड अर्ली वार्निंग डिटेक्शन बिग डेटा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। उनका कहना है कि उनका सिस्टम एक ही साथ हजारों मिसाइलों पर नजर रख सकता है। संदीप उन्नीनाथन के मुताबिक अमेरिका और चीन के बीच स्पेस में डिफेंस सीट बनाने की रेस शीत युद्ध की झलक देता है। चीन ने परेड में अपनी न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, समुद्र, वायु से लॉन्च होने वाले परमाणु हथियारों का भी प्रदर्शन किया था। वर्तमान में चीन के पास लगभग 600 ऑपरेशनल परमाणु वॉरड हैं, जबकि अमेरिका के पास 5000 से ज़्यादा है। लेकिन चीन का लक्ष्य 2030 तक 1000 और 2040 तक 2000 वॉरड हासिल करना है। मिसाइल सीट का मकसद दुश्मन को हमले को अंतरिक्ष में ही रोकना है, लेकिन ऐसा सिस्टम बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। आईसीबीएम की स्पीड ध्वनि की गति से 20 गुना ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें लॉन्च होने से लेकर टारगेट पर हमला करने में 25 से 30 मिनट लगते हैं। इसके अलावा आधुनिक मिसाइलें एमआईआरवी तकनीक मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल एंटी व्हीकल से भी लैस हो रही हैं, जिसकी वजह से एक मिसाइल से कई छोटे वॉरड अलग हो के अलग लक्ष्य भेज सकते हैं, जिससे इंटरसेप्टर सिस्टम को धोखा देना आसान हो जाता है। चीन की DF-41 मिसाइल 10 एमआईआरवी और कई डिकॉय ले जा सकती है, जो किसी भी मिसाइल रोधी प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती है। टेक्निकल वजहों को अगर एक सेकंड के लिए छोड़ भी दिया जाए तो संदीप उन्नीनाथन ने स्पेस एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत की तरफ इशारा किया है। ये दिक्कत है इसके इंटरसेप्टर की लागत, यानी अगर एक आईसीबीएम मिसाइल की लगभग लागत 1 से 10 मिलियन डॉलर के बीच होती है, लेकिन अगर इस आईसीबीएम मिसाइल को इंटरसेप्ट करने वाले स्पेस एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर की बात करें तो उसकी कीमत 75 से 100 मिलियन डॉलर के बीच होती है। यानी 10 मिलियन डॉलर के मिसाइल को मारने के लिए 100 मिलियन डॉलर का इंटरसेप्टर, यानी बचाव काफ़ी ज़्यादा महंगा। हालांकि कुछ लोग ये दलील दे सकते हैं सुरक्षा के लिए कीमत भी कम है, फिर भी बात कीमत की तो होती ही है। संदीप उन्नीनाथन ने लिखा है कि चीन और अमेरिका के बीच यह न्यू स्टार वॉर्स नई परमाणु होड़ को जन्म दे सकता है। देश एक दूसरे से आगे निकलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिसाइलें, हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन और पनडुब्बी आधारित परमाणु हथियार विकसित करेंगे। इतिहास बताता है कि 1980 के दशक में सोवियत संघ इसी प्रकार के हथियार दौड़ में आर्थिक रूप से कमज़ोर होकर बिखर गया था। हालांकि चीन आज का आर्थिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, फिर भी इन दोनों देशों को किसी मिसाइल रेस में उलझने से बचना चाहिए और आने वाले वर्षों में अरबों डॉलर के स्पेस बजट की दिशा में कदम उठाने से परहेज करना चाहिए। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.